हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हमने इससे पहले पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या समझा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा डेटा होता है उसको समराइज कर देती है एक सिंगल वैल्यू में, जो पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मीन, मीडियन, मोड हमने पढ़ा था। जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि आप जैसे कोई क्रिकेट मैच है उसमें अगर हम पूछते हैं कि क्या रन रेट चल रहा है, अगर कोई कहता है कि रन रेट 8 पॉइंट समथिंग है या 9 पॉइंट समथिंग है, तो हमें लगता है कि ये हाई स्कोरिंग मैच है। मतलब एक फिगर में रन रेट ने हमें ये बता दिया कि जो मैच है वो हाई स्कोरिंग है। और अगर हम कहते हैं कि रन रेट तो ऐसे ही है, 3.7 है या 4.2 है, तो लगता है कि मैच जो है वो लो स्कोरिंग है, मतलब रन्स जो है वो कम बन रहे हैं, कम स्पीड से बन रहे हैं। तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, जो कि पूरे के पूरे डेटा को समराइज करता है एक सिंगल वैल्यू में, जो कि पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए सफिशिएंट है? इसको हम चेक करेंगे अभी आगे। वो अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्पर्शन किसको बोलते हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में हम एक एवरेज मिलता था, हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती थी। ये डिस्पर्शन किसको कहते हैं? डिस्पर्शन होता है कि आपका कोई एक मीन, एक एवरेज हमारा निकल के आया। अब उस एवरेज से आपके डेटा की जो वैल्यूज हैं वो उससे कितनी कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, कितनी दूर हैं, कितनी एक्सटेंट पे वो लाई करती हैं आपके एवरेज से, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन है और आपका जो एवरेज है वो ये पॉइंट आपका एवरेज निकल के आया है, जो मीन या मीडियन आपका है, ये एवरेज यहां निकल के आया। अब आपकी जो दूसरी वैल्यूज हैं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई इधर है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी दूर है, कितनी पास है, इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्पर्शन कहते हैं। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन उस डिस्पर्शन को मेजर करने की जितनी टेक्निक्स हैं उनको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये समझना चाहें कि क्या सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा था वो सफिशिएंट था डेटा को एनालाइज करने के लिए, कोई अपना रिजल्ट निकालने के लिए, तो हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई एक बैट्समैन है ए और एक दूसरा बैट्समैन है बी, ठीक है। अब उसकी ये 10 इनिंग्स का हमारे पास स्कोर कार्ड है। उसने बैट्समैन ए ने 30, 91, 0, 64, 42, 30, 30, 05, 117 और 71 ये स्कोर्स किए 10 इनिंग्स में। और बैट्समैन बी ने 10 इनिंग्स में स्कोर किए 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52। तो अब क्या हम ये चेक करते हैं कि इसका सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग इसका मीन कितना निकलेगा। अब पहले हमने क्या किया कि इन सबको प्लस कर लिया। इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया बैट्समैन ए का 530, और बैट्समैन बी के स्कोर को भी जब हमने प्लस किया तो हमारा जो आंसर था वो आया 530। दोनों का स्कोर 530 है। तो क्या दोनों की परफॉर्मेंस सेम है? दोनों का मीन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 इनिंग्स है तो 10 से डिवाइड कर दिया तो इसका बैट्समैन ए का आया 53, और इसको भी हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो इनका भी आ गया बैट्समैन बी का 53। तो मीन तो 53 बराबर है। तो क्या दोनों की परफॉर्मेंस बराबर है? मीडियन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते थे? मीडियन हम पहले ये चेक करते थे कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, क्या वो ऑड है क्या या वो इवन है। यहां पर हमारी जो ये इनिंग्स हैं वो कितनी है? n = 10 इनिंग्स है हमारे पास, यानी ये इवन क्वांटिटी है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मीडियन हम कैसे निकाला करते थे? इवन नंबर में हमारे पास 2 मीडियन टर्म्स निकलती थी और उनका फिर हम एवरेज लिया करते थे। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या था? n+1/2 और प्लस करते थे n/2 + 1 तो हम मीडियन किस तरह निकाला करते थे? मीडियन हम निकालते थे अगर हमारे पास जो अगर ऑड नंबर है तो उसका फॉर्मूला अलग होता था, इवन नंबर का हमारा फॉर्मूला अलग होता था। हमारी ये जो स्कोर है वो 10 इनिंग्स का है, यानी हमारी जो नंबर है वो इवन नंबर है। तो इसमें क्या होता था कि 2 मीडियन हमारी टर्म्स निकलेंगी। एक तो निकलेगी n/2
और दूसरी निकलेगी n/2 प्लस 1, और इन दोनों टर्म्स का हम मीन ले लिया करते थे, एवरेज। तो n क्या है यहाँ पर, n है 10, तो 10/2 5 हो गया, 5 प्लस n/2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6, तो 6, और फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म ये दो हमारी टर्म आ गई, ठीक है। तो अब फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म हमारी मीडियन है, और इनका एवरेज लेंगे तो वो फाइनली हमारा मीडियन निकलेगा। तो पहले हमने क्या किया, ये जो हमारे स्कोर्स थे ए के और बी बैट्समैन के, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है रीअरेंज किया। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने ए का किया तो 0 से 117 तक स्कोर है उसका, और बी बैट्समैन का किया तो 46 से 60 तक का स्कोर है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब हमारा फिफ्थ और सिक्स टर्म, इसकी फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये है। तो इनका मीडियन क्या निकलेगा, 42 प्लस 64/2, ये हो गया 6410/2, 106/2। तो इनका मीडियन, जो ए का मीडियन निकल के आया वो आया 53। ऐसे ही हम बी के जो फिफ्थ और सिक्स टर्म है वो कौन सी है, ये है 1 2 3 4 5 6, तो 53 प्लस 53/2 इज इक्वल टू 53। तो बी का मीडियन भी 53 हमारा निकल के आया। इनका मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, तो क्या इनकी परफॉर्मेंस सेम है? इसको चेक करने के लिए हम इनकी जो स्कोर्स हैं उनको एक लाइन पर प्लॉट करके देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी परफॉर्मेंस सेम है। तो डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन मैं आपको डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूं कि डिस्पर्शन इज द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पर मैं आपको इनकी इनिंग्स के स्कोर दोनों बैट्समैन के वो प्लॉट करके देखने की कोशिश करते हैं। हम प्लॉट करते हैं कि वो कहां पे लाई कर रहे हैं। ये लाइन है हमारी, और 0 और 10 से क्लास ले लेते हैं, 10 20 30 40, ये 50 60 70 80 90 100 110 और 120। ठीक है, अब बैट्समैन ए को मैं रिप्रेजेंट करता हूं रेड कलर से। तो इनका जो स्कोर है वो क्या है, 0। तो 0 कहां है, एक तो यहीं पर है, यहां पर लाई किया बैट्समैन ए। फिर क्या है, 5 0 और 10 के बीच में लगभग यहां आएगा। फिर 30 हमारा ये आया, फिर 30 एक और आ गया, फिर 42 64, 42 लगभग आया यहां, और 64 आया लगभग यहां, 71 80, 71 आया यहां, 80 आया यहां, फिर 91 117, 91 यहां आएगा समथिंग, और 117 आएगा समथिंग इधर। ठीक है, ये हमने प्लॉट किए हैं बैट्समैन ए के स्कोर्स, ये रेड कलर में। अब अगर मैं ग्रीन कलर से बैट्समैन बी के स्कोर्स को प्लॉट करूं, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो यहां से अगर हम देखें तो 46 लगभग आएगा यहां पर, 48 भी लगभग आएगा यहां पर, 50 यहां, 52 और 52 ये आ गया, 53 लगभग ये आ गया, फिर 53 ये आया, फिर 53 ये आया, फिर 57 58 और 60, 57 लगभग ये आया, 58 लगभग ये आया, और 60 यहां पर आ गया। तो अब अगर हम इन दोनों के बैट्समैन के दोनों के स्कोर्स जो लाइन पर हमने जो प्लॉट किए हैं, अगर हम उसको देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वो डिफरेंस क्या है कि ये बैट्समैन ए जो है वो 0 से लेकर 120 में इसका जो प्लॉटिंग है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, स्प्रेड काफी वाइड स्पेस में है ये, जबकि ये हमारा बैट्समैन बी है। बैट्समैन बी की जो हमारे प्लॉट्स हैं वो बहुत ही छोटे स्पेस में हमारे प्लॉट हुए हैं। यानी कि क्या है, कोई ना कोई वेरिएबिलिटी है इनमें, बैट्समैन ए के स्कोर में और बैट्समैन बी के स्कोर में कहीं ना कहीं कोई वेरिएबिलिटी हमें दिखाई देती है। तो
वेरिएबिलिटी भी इसका मतलब ये हुआ कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमें डेटा को एनालाइज करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा। तो अब अगर हम जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में डेटा जो था कोई एक वैल्यू हमारी देता था, एक सिंगल वैल्यू देता था और पूरा डेटा को हमें वो एक्सप्लेन कर दिया करता था, रिप्रेजेंट करता था। तो एक ऐसी ही प्रॉपर्टी हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी वेरिएबिलिटी के लिए भी चाहिए। कोई सिंगल नंबर, कोई ऐसा या कोई सिंगल एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए जो कि वेरिएबिलिटी को एक्सप्रेस कर सके। तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो वो सिंगल नंबर होता है, वो हमारा कहलाता है डिस्पर्शन। उस सिंगल नंबर को या सिंगल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन जो होता है वही है कि आपके एवरेज से, अगर इसका एवरेज मीन हमने दोनों का कैलकुलेट किया था, मीन आया था 53। मीन यहां पे मतलब दोनों का अगर मैं मीन प्लॉट करूं तो 53 ये आया। तो अब इस 53 मीन से आपका जो डेटा है, आपके जो और स्कोर्स हैं, वो कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, ये प्रॉपर्टी डिस्पर्शन कहलाती है। अब बैट्समैन ए के अगर आप देखेंगे 53 से ये यहां पर है, ये यहां है, ये यहां है, ये यहां पर है, मतलब इसको अगर हम कवर करेंगे तो ये हमारा इतना लंबा ये आर्क हमारा ऐसे आएगा। जबकि जो बैट्समैन बी था उसका इस एवरेज से जो प्लॉट किया तो वो यहां पर आता है। इसको मैं अगर सबको कवर करूंगा तो मेरा ये आ रहा है, मतलब एक आर्क बहुत छोटा है। तो अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो क्या होगा, क्या लग रहा है हमें कि जो बैट्समैन ए है वो मतलब या तो कम रन मार के आउट हो जाएगा, जल्दी मारेगा, या फिर मारेगा तो वो लंबी इनिंग्स भी वो खेल सकता है। और बैट्समैन बी जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब 40-50, 45-48, 60 इसके बीच में वो स्कोर करता ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि बैट्समैन बी जो है वो बैट्समैन ए से ज्यादा कंसिस्टेंट है, जबकि बैट्समैन ए जो है वो ज्यादा अटैकिंग बैट्समैन है। तो इससे हमें ये पता चलता है डिस्पर्शन से। अब हम ये देख लेते हैं कि डिस्पर्शन के जो मेजर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हम अभी आगे लिखते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 3 मीन डेविएशन और नंबर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें जो पहले 2 हैं रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ये मेजर्स जो है ये बेस्ड होते हैं स्प्रेड, जो वैल्यूज हैं उनकी स्प्रेड के ऊपर बेस्ड होते हैं कि वो कितना एवरेज से फैली हुई हैं। और ये जो लास्ट के 2 हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेस्ड होते हैं कि इनका एवरेज से कितना डेविएट हुई है। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल इसका ऐसे है कि एक ये अगर डेटा है हमारा, ये एक इसका एवरेज है, मीन पॉइंट है, मीडियन इसका ये है। तो क्या है कि जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन है ये स्प्रेड आपका यहां से कहां कितनी दूरी पर आपकी ये डेटा है पूरा, मतलब स्प्रेड इसका क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये स्प्रेड है। और जो ये 2 वाली ये जो लास्ट की 2 है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेस्ड ऑन डेविएशन फ्रॉम एवरेज। इसका एवरेज ये है, तो इस एवरेज से ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, ये इस एवरेज से ये कितनी दूर है, ये पॉइंट इस एवरेज से ये कितनी दूर है। तो ये जो होता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेस्ड होती है डेविएशन फ्रॉम एवरेज से। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इसको रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को आज की वीडियो में समझेंगे और अगली वीडियो में हम समझेंगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं रेंज क्या होती है और रेंज को हम किस तरह से निकालते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले रेंज है। रेंज जो होती है वो हमारा जो डेटा होता है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर उसमें से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारी रेंज सामने आ जाती है कि हमारी ये रेंज है। तो रेंज को हम लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में से जब हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो हमारी रेंज आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होती है कि ये बराबर होती है हमारे जो रेंज है, मतलब एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम से, तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आ जाती है।
अब इसको रेंज हम निकालते हैं, हमारे पास डेटा होता है। डेटा मैंने आपको जैसे शुरू से बताता आया हूं कि वो हमारे पास एक तो अनग्रुप्ड डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा होता है। तो रेंज भी हम अनग्रुप डेटा की निकालते हैं और ग्रुप डेटा के लिए भी हम रेंज निकालते हैं। तो वो किस तरह निकालते हैं वो मैं भी आपको बताता हूं कि अब सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा की रेंज कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास कोई डेटा है, मान लीजिए कोई हमारे पास डेटा है 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48, 51, 60 और 70। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके रख रखा है। तो ये हमारा, इसमें अब रेंज हमें निकालना होगी इसकी, तो हम कैसे निकालेंगे? रेंज इज इक्वल टू, अब एक्स मैक्स क्या है इसमें? सबसे बड़ा 70 है और सबसे छोटा 20 है, तो रेंज हो जाएगी हमारी 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगी हमारी एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, हमारा रेंज ये आ गई 50, और नीचे हो जाएगा एक्स मैक्स प्लस एक्स मिन, यानी 70 प्लस 20, 70 प्लस 20 हो गया हमारा 90। तो जब हम 50 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.55। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। फिफ्टी डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू, यस, 0.55। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा और रेंज हमारी हो जाएगी 50। तो इस तरह से तो हम निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा की रेंज। अब मैं ग्रुप्ड डेटा का रेंज हम और उसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब हम ग्रुप्ड डेटा की रेंज किस तरह निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। ग्रुप डेटा हमारा क्या होता है? जिसके अंदर की हमारा कोई क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं और उनकी मार्क्स का जो क्लास इंटरवल है वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिए हैं, मतलब जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 10 से 20, और 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 20 से 30 के बीच में, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 30 से 40 के बीच में, और 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 40 से 50 के बीच में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब क्लास इंटरवल वाला हमारा ग्रुप डेटा होता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा पहला क्लास है उसकी लोअर वैल्यू, तो पहला क्लास 0 to 10 है, इसकी लोअर वैल्यू 0 है, और जो लास्ट क्लास है उसकी हायर वैल्यू, लास्ट क्लास 40 to 50 है, तो उसमें जो हायर वैल्यू लेंगे हम वो है 50। तो हमारी एक्स मैक्स जो आ गया इसके अंदर, एक्स मैक्स आ गई 50, इसमें एक्स मैक्स की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 50 और एक्स मिन की वैल्यू हो गई 0। तो अब यहां पर हम रेंज इसकी जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगी? रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, तो 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। तो 50 इसकी रेंज हो गई, यानी 0 से 50 तक की रेंज है इसकी। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, ये एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम तो 50 हो गया, और एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम भी 50 हो गया, तो ये 50/50 इज इक्वल टू 1। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो 1 हो गई इस ग्रुप डेटा के हिसाब से। तो ये था हमारा रेंज जो निकालने का फॉर्मूला, जो हमने अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा की रेंज को निकाला। अब हम जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जो सेकंड मेजर है क्वार्टाइल डेविएशन, अब हम उसको समझ लेते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमारा सेकंड मेजर है
क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन में क्या होता है कि मैं इसका पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये Q3 जो है ये अपर क्वार्टाइल है और Q1 जो है ये लोअर क्वार्टाइल है। आपको पता होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास अगर कुछ गिवन डेटा है, उस डेटा को क्वार्टाइल क्या करता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये हमारे पास एक 0 से लेकर 100 तक का कोई डेटा है मान लीजिए, तो क्वार्टाइल क्या करेगा कि इसको एकदम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका, मान लीजिए ये 50 की वैल्यू हुई, तो ये पार्ट जो कहलाता है ये होता है हमारा Q2। ठीक है, ये होता है हमारा Q1 और ये होता है हमारा Q3। ये होता है लोअर क्वार्टाइल, ये होता है हमारा अपर क्वार्टाइल, और ये जो होता है ये Q2 जो होता है, जो एकदम सेंटर में होता है, वो होता है हमारा मीडियन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्वार्टाइल डिवीजन में क्या होता है कि Q3 माइनस Q1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। Q3 हमारा ये पॉइंट है और Q1 हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्वार्टाइल डिवीजन होता है। अब जैसे कि हम एक अनग्रुप डेटा का एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं कि हमारे पास कोई डेटा है, मान लीजिए वो डेटा है हमारे पास ये 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48, 51, मैं यहां लिख देता हूं 51, फिर 60 और 70। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, इसमें हमें क्वार्टाइल डिवीजन इसका हमें पता लगाना है, तो हमें Q3 और Q1 की वैल्यू हमें पता लगानी होगी। अगर Q3 और Q1 आपको की वैल्यूज आपको पता नहीं है, तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं कि Q1 की वैल्यू और Q2 और ये Q3 ये हमारे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि Q1 जो होता है वो है हमारा इसमें हमें ये साइज ऑफ होता है, साइज ऑफ, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। देखिए, क्वार्टाइल एक डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपॉन 4 कर लेंगे सबके नीचे, अपॉन 4। ठीक है, सबके नीचे हमने अपॉन 4 कर लिया। उसके बाद हमें एक चीज याद रखनी है बस, n+1। n+1 हम लिखेंगे यहां पर n+1, यहां पे भी बीच में लिखेंगे n+1 और यहां पे भी लिखेंगे n+1। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वार्टाइल है तो हम यहां पर 1 लिख देंगे, ये सेकंड क्वार्टाइल है तो यहां पर 2 लिख देंगे, ये थर्ड क्वार्टाइल है तो यहां पर हम 3 का लिख देंगे, और इसकी इस टर्म 30th टर्म पर वो उसकी वैल्यू लाई करती है। इसको जब आप फर्दर आप इसको जब देखेंगे, ये 2/4 है, 2/4 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू जो मीडियन होता है, मीडियन की वैल्यू होती है 1/2 n+1 th टर्म। और मेन हमारा जो क्वार्टाइल डिवीजन में हमें जो जरूरत होती है वो Q3 यानी अपर क्वार्टाइल और Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल। तो अभी हम Q1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो Q1 का फॉर्मूला है साइज ऑफ 1 n+1, n+1, n यहां पर हमारा क्या है, यहां पर n हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n की वैल्यू है 11। तो यहां n+1 Q1 जो निकलेगा वो Q1 निकलेगा हमारा, वो क्या आएगा n+1 यानी 11+1 कितना हो गया 12/4, 12/4 यानी थर्ड टर्म। तो इट इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है हमारी 1 2 3 29। तो Q1 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई
29। इसी तरह से हमें Q3 चाहिए, थर्ड क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला रख दिया 3n+1 कितना हो गया 11, ये 11 है n, तो n+1 हो गया 12, 12/4 ये हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 12/4। ठीक है, इसको ये 3 बार गया, 4 3 12, 3 इंटू 3 यानी 9th टर्म। इट इंप्लाइज दैट Q3 इज इक्वल टू 9th टर्म, इसमें कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 51। 51 जो है हमारा Q3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में क्वार्टाइल डेविएशन के पुट कर देंगे, तो क्या है Q3 यानी 51 माइनस Q1 है 29 अपॉन 2। तो 51 में से जब 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30, और 22 बचेंगे, 22/2, 291 ठीक है। तो 22/2 का मतलब हो गया 11। तो क्वार्टाइल डेविएशन अनग्रुप डेटा का जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है उसका क्वार्टाइल डेविएशन आया 11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अनग्रुप डेटा का क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। अब हम आपको ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं वो निकाल करके दिखाते हैं। अब ग्रुप डेटा का हम क्वार्टाइल डिवीजन किस तरह से निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, जब हम क्वार्टाइल डिवीजन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। जब हम अनग्रुप डेटा का Q3 और Q1 निकालते थे उसके फॉर्मूले से थोड़ा सा फर्क है इसमें निकालने में, मैं आपको बता देता हूं। हम Q1, Q2 और Q3 किस तरह निकालते हैं, हम लिख देते हैं साइज ऑफ, आप तीनों में लिख दीजिए साइज ऑफ। ठीक है, वहां पर हम लेते थे n+1 अनग्रुप डेटा में, यहां पर लेंगे सिर्फ n, तो वहां लेते थे n+1/4, क्योंकि हम पहले ऐसे कर देते थे, एक लाइन खींच दी, डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया, ऊपर हम n+1 लिखते थे। यहां पर लेकिन हम n लिखेंगे, सिर्फ इस बात को ध्यान रखेंगे आप, अनग्रुप डेटा में n+1 लेते हैं और ग्रुप डेटा में n लेते हैं। तो यहां पर हमने n लिख दिया, यहां पर भी हमने n लिख दिया और यहां पर भी हमने n लिख दिया। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है तो यहां पर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकंड क्वार्टाइल है तो यहां से 2 लिख दिया, ये थर्ड क्वार्टाइल है तो यहां पे हमने 3 लिख दिया। तो इस तरह से, अच्छा साइज ऑफ दिस ऑफ इसमें कंटिन्यूअस सीरीज होती है, कंटिन्यूअस सीरीज यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल डिवीजन वो मैं बता देता हूं। जैसे कि ये हमारे पास एक पुराना वाला ही हमारा एग्जांपल है कि ये स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्लास इंटरवल है उनके मार्क्स का। 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के आए थे और इसी तरीके से 40 to 50 के बीच में 40 स्टूडेंट्स के आए थे। अब हम इसकी सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम फॉर्मूला Q1 या Q2 या Q3 कैसे निकालते हैं, हमें ये जो साइज ऑफ 1n/4 ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं वो आपको पहले भी पता होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, देखिए 0 से 10 मार्क्स जो जिन बच्चों के आए हैं वो है 5, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी 5, मतलब 5 स्टूडेंट्स के आए हैं। 10 से 20 के बीच में जो जिन स्टूडेंट्स के आए हैं 8 आए हैं, लेकिन ये जो 5 हैं वो भी तो 10 से 20 के अंदर ही है ना। तो इस 5 में ये 8, इस 5 में ये 8 को प्लस करके हम यहां लिख देंगे यानी 13। अब इस 13 में 16 को प्लस करके यहां लिख देंगे यानी 29। इस 29 में 7 को प्लस करके यहां लिख देंगे 36, और इस 36 में इस 4 को प्लस करके यहां लिख देंगे, क्या आ गया 40। ठीक है,
तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये देख लेंगे, इसमें एन की वैल्यू क्या है। इसमें एन हम कैसे देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो 5 और 8 13 और 16 29 और 7 36 और 4 40, यानी हमारे पास एन की वैल्यू n इज इक्वल टू 40, ये आ गया n इज इक्वल टू 40। अब हम क्वार्टाइल निकाल देंगे। क्वार्टाइल जो है, अब Q1 अगर हमें निकालना है, Q1 वो क्या है, साइज ऑफ 1n/4, n कितना है 40, यानी साइज ऑफ 40/4 टर्म ऑफ कंटिन्यूस, फोर्थ ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40/4 हो गया 10, यानी 10th टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 10th। अब ये 10 हमारी किस उसमें आ रही है, 10 जो है 5 के अंदर तो आ नहीं रहा है, 10 आ रहा है 13 के अंदर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 कहां पर आ रहा है, 13 के अंदर आ रहा है। तो 13 के सामने का जो क्लास है वो क्या है, वो 10 से लेके 20 तक। तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल क्लास ऑफ Q1। ये Q1 का क्वार्टाइल क्लास हो गया। आप समझे किस तरीके से, क्योंकि हमने Q1 जो साइज ऑफ n/4 है, n है हमारा यहां से 40, तो 40/4 यानी 10th ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 10 कहां पर आ रहा है, 5 में तो नहीं आएगा, 13 में आएगा, 13 के अंदर में 10 आ रहा है। तो 13 हमारी ये टर्म हो गई इसकी Q1 की, और इसके अगेंस्ट जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वो है 10 to 20। तो ये हो गया क्वार्टाइल क्लास ऑफ Q1। ठीक है, इसी तरीके से हम Q3 निकाल लेंगे। Q3 हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ, यहां पर 3n/4 है, तो 3n हमारा 40 है अपॉन 4, तो ये हो जाएगा हमारा 30। 4 10 40 और 10 3 30, यानी 30th ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 30th टर्म हमारी कहां पर आ रही है, ये 13, ये 29 में भी 30 नहीं आ रहा है। 30 हमारा कहां आएगा, 36 के अंदर। तो 36 ये हमारा हो गया Q3 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके अगेंस्ट हमारा जो क्लास निकल के आया वो क्लास है हमारा ये 30 to 40, ये हमारा Q3 का क्लास निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा Q3 का क्लास निकल के आ गया। अब हम इसका मतलब Q1 जो है वो हमारी 10 से 20 के क्लास में लाई करती है, और Q3 जो है वो हमारा 30 से 40 के क्लास में लाई करता है। लेकिन हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है Q1 और Q3 की, अभी हमें वो नहीं मालूम है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम Q1 और Q3 की कैसे निकालते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो मैं अभी इसको रब कर देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको रब कर देता हूं। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Q1 वो कैसे निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू L प्लस I ब्रैकेट n/4 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा इसमें ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जो L है, L ये है लोअर लिमिट ऑफ Q1 की बात कर रहे हैं हम, क्वार्टाइल क्लास की। तो लोअर लिमिट ऑफ Q1, ठीक है, वो क्या है, Q1 हमारा है 10 to 20, इसकी लोअर लिमिट है 10, तो L की वैल्यू आ गई 10। I क्या है, क्लास इंटरवल,
ठीक है, वो कितना है 10 से 20 के बीच में, वो भी 10 की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू 10 आ गई। एन कितना है, एन हमारा है 40, तो एन की वैल्यू तो 40 है ही। सी एफ, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और हाँ इसमें एक चीज और है इस फॉर्मूले में, n/4 माइनस सी एफ, इस होल टर्म को हम f से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर सी एफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये है जो क्वार्टाइल क्लास है, उस क्लास की जो प्रीसीडिंग क्लास है 0 to 10 है, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो, यानी सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। सी एफ की यहां जो वैल्यू है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो Q1 का क्लास ये है, प्रीसीडिंग क्लास यानी इससे पहले वाला क्लास 0 to 10 हो गया, और इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। तो यहां पर सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये f जो है, ये f जो है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1। तो Q1 ये है हमारा, Q1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है ना, इसकी 10 to 20 की जो ये फ्रीक्वेंसी है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 10 से 20 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं, 8, ठीक है, ये Q1 है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से ये 8 अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रीक्वेंसी, ये f की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी है क्वार्टाइल क्लास की, और जो CF की वैल्यू हम लेंगे वो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लेंगे। तो यहां पर अगर हम f फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास की देखें तो वो कितनी है 8। तो अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, हमें सिर्फ इसके अंदर ये पुट करना है। अगर मैं इसके अंदर Q1 की वैल्यू अब निकालना चाहूं तो Q1 कैसे निकलेगा, अगर मैं इज इक्वल टू L कितना है हमारा 10, तो मैं यहां पे 10 लिख देता हूं, प्लस I कितना है, I भी हमारा 10 है, यहां पे मैंने 10 लिख दिया, ब्रैकेट किया, n/4, n कितना है 40/4 कितना हो गया, 40/4 हो गया 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 5, 10 माइनस 5, यानी ये मैंने अभी लिख दिया ऐसे ही आपको, और फ्रीक्वेंसी ये पिछले वाली क्लास की, ये हो गया 8। तो हमारा ये आया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब मैं इसको यहां पर ले आता हूं, ठीक है, इसको लिख देता हूं 10 प्लस 10, अंदर हम ब्रैकेट के सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5/8 हो गया, तो इंटू 5/8, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, फाइव अपॉन 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 6.25 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा Q1 की वैल्यू आ गई 10 प्लस 6.25 16.25, ये Q1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं Q1 की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं कहीं, Q1 इज इक्वल टू 16.25, ठीक। अब हमें Q3 की वैल्यू निकालना है, तो Q3 के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही करेंगे, L प्लस आई n/4 माइनस CF के सेम रहेगा, लेकिन आपको ध्यान होगा Q1 में हम 1 यहां पर लगाते थे, Q2 में 2 लगाते थे और Q3 में 3, तो इसीलिए हम Q3 में यहां पे 3 लगा देंगे, 3n/4 माइनस CF, और ये वही रहेगा आपका, इनकी वैल्यूज वही रहेंगी। लेकिन अब Q3 हमारा जो है वो ये है, Q3 हमारा क्वार्टाइल क्लास 30 to 40 का है, तो लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास यानी Q1 की जगह यहां पे लिखेंगे हम Q3, तो लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, Q3 हमारा क्लास ये है 30 to 40, ठीक है। तो 30 to 40 में हमारा जो लोअर लिमिट है 30 है, 30 लिख दी। क्लास इंटरवल तो सेम है, 10 रहेगा, n भी सेम है 40, n ये 40 सेम रहेगा। CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, अब इसका प्रीसीडिंग क्लास ये है,
20 to 30 वाला, इसकी CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है 29। तो यहां पर 5 की वैल्यू हो जाएगी 29। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 29 और फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू हो जाएगी Q3, ये फ्रीक्वेंसी Q3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम ये वैल्यूज इसकी यहां पर पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू है यहां पर 30, तो 30 प्लस आई यानी 10, ये ब्रैकेट किया हमने 3n/4। 3n कितना है हमारा 40, चलिए मैं लिख देता हूं 3 इंटू 40/4 माइनस CF हमारी क्या है 29 अपॉन, और F की वैल्यू है 7। ये ब्रैकेट मैंने बंद किया। अब इसको मैं यहां ले आता हूं, यहां पर है 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 10 आ गया, 10 3 30, 30 माइनस 29 यानी 1, तो 1/7 आएगा यहां पर। 5/8 की जगह आएगा 1/7। ठीक है, ये 1/7 आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 10/7, तो 10/10 डिवाइडेड बाई 7 वो कितना हुआ 1.428 यानी 1.43 समझ लीजिए। तो 1.43 में 10 ये 30 को हम प्लस कर देंगे, 30 प्लस 1.42 तो ये हो जाएगा 31.42। तो Q3 की वैल्यू आ गई हमारी 31.42, ये हमारी Q3 की वैल्यू हो गई। ठीक है, Q3 की वैल्यू भी मैं यहां लिख देता हूं 31.42। ठीक, तो इस तरीके से हमने Q3 की वैल्यू निकाली। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रख करके फिर आपको फाइनल आंसर इससे निकाल के दिखाता हूं क्वार्टाइल डेविएशन अब हमारा क्या आएगा। ठीक है, ये हमने Q3 की वैल्यू निकाल ली। अब ये यहां पर Q1 नहीं, यहां पर Q3 होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Q3, ये हमने इस तरीके से निकाल ली। ठीक है, अब हमारा जो, चलिए मैं इसको रब नहीं करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। ये जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, तो Q3 हमारा है 31.42 यानी 31.42 माइनस Q1 है 16.25, तो 16.25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 31.42 माइनस 16.25 इज इक्वल टू 15.17, तो ये हो गया इज इक्वल टू 15.17 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली क्वार्टाइल डेविएशन हमारा होगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.585। तो QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन हमारा हुआ 7.585। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने ग्रुप डेटा का निकाला। फाइनली हमारा आंसर आया 7.585। तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल डेविएशन अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा का इस तरीके से हम निकालते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो क्या होते हैं, डिस्पर्शन किसे कहते हैं, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 4 तरह के होते हैं। रेंज, नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 3 मीन डेविएशन और नंबर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन।
इनमें जो पहले दो हैं यानी रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन वो बेस्ड होते हैं आपके स्प्रेड के हिसाब से, स्प्रेड के अकॉर्डिंग, यानी मीन से आपके एवरेजेस से वो कितने ज्यादा फैले हुए हैं। और जो लास्ट के टू हैं यानी नंबर 3 और नंबर 4 यानी मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो बेस्ड होते हैं कि आपके एवरेज से, मीन से उनका डेविएशन कितना है, वो मीन से कितनी दूर है। स्प्रेड यानी पूरा कहां तक फैले हुए हैं, और जो डेविएशन है वो मीन से कितना डेविएट हुए हैं, वो उस पर बेस्ड होते हैं। तो आज हमने बेस्ड ऑन जो मेजर्स थे वो बेस्ड ऑन स्प्रेड यानी रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन को समझा। अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा को कि हम रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते हैं, हमने उसको समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो नंबर 3 और नंबर 4 यानी मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को, कि वो क्या होते हैं और उनको हम अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा से कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो, अगर आपको कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हो, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए गुड बाय।